टीवी को सब्सक्राइब करें और नई नई कार्टून स्टोरीज एंजॉय करें। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव शून्यवन। सर्दियों की रातों में यहाँ की हवा हमेशा ठंडी और बोझिल लगती थी। गांव के पीछे फैला घना जंगल अंधेरा होते ही और गहरा पड़ जाता था, और आज उसी जंगल से आती सरसराहट में कुछ ऐसा था जो अनदेखा भी था और बेचैन कर देने वाला। लोग चौपाल पर आग के चारों ओर बैठे थे, गर्माहट लेने की कोशिश करते हुए। लपटों की हल्की चमक में उनके चेहरे पर डर और चिंता के निशान साफ दिखाई दे रहे। मैंने कल रात जंगल में दो लाल आंखें देखीं। ऐसी आंखें इंसान की हो ही नहीं सकती। वे आंखें धीरे धीरे मेरी ओर घूर रही थीं और हर बार उनका रंग और भी गहरा होता जा रहा था। अरे दादा, 2-3 दिन पहले उस जंगल में राम नायक को भी लूटा गया था। अर्जुन पास खड़ा था, कम बोलता, तेज दिमाग वाला। वह शांति से सुन रहा था, आंखों में डर नहीं बल्कि समझदारी की चमक। अर्जुन, तू तो रोज जंगल से होकर आता है। तुझे कभी भूत प्रेत दिखे या कभी ऐसा कुछ हुआ जो इंसान की समझ से परे हो? भूत चाहे जितनी भी चाल चल लें, उनकी हर चाल में कहीं ना कहीं इंसान की ही गलती छुपी होती है। क्या कहना चाहता है? अर्जुन कुछ कहे बिना धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ता गया। जंगल की गहराई में सन्नाटा ऐसा था कि पेड़ भी सांस रोककर खड़े थे। बस बीच में जलती आग की लपटें अंधेरे को चीरकर चमक रही थीं। उसी आग के चारों ओर डकैत बैठे थे और उनके बीच एक पत्थर पर टिके हुए उनका खूंखार सरदार। कल की आवाज शानदार थी। आज रात नए स्पीकर से जंगल में ऐसी डरावनी दहाड़ निकालेंगे कि हर पेड़, हर पत्थर कांप उठेगा और कोई भी आदमी खड़ा नहीं रह पाएगा। सच्ची सरदार, डर से लोग खुद ही गिर पड़ेंगे। हर कदम, हर हल्की आवाज उन्हें और घबरा देगी। और हम बस माल उठाएंगे। उनकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। अंधेरा उनके भयावह खेल को और गहरा बना रहा था। रात का समय गांव के अमीर व्यापारी हरिराम सेठ जंगल से लौट रहे थे। उनके हाथ में एक पोटली थी, सोने और कीमती ज्वेलरी से भरी हुई। हे भगवान, बस इस रास्ते को सुरक्षित पार करा दे। कहीं वो परछाइयां फिर से सामने न आ जाए। मेरे कदम भी कांप रहे हैं। अचानक जंगल में डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। कभी जानवर जैसी दहाड़, कभी किसी की धीमी फुसफुसाहट, और फिर एक तेज महिला की चीख। सेठ के कान धीरे धीरे सुन्न होने लगे। सांस अटक गई। डर इतना बढ़ गया कि उनकी टांगें कांपने लगीं, और फिर एक झटके में वह घबराकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। झाड़ियों में सरसराहट होने लगी, और फिर धीरे धीरे गज्जू और टीपू बाहर निकल आए। आज का बकरा खुद ही हमारे सामने आ गया। इतना सारा सोना देखकर सरदार आज बहुत खुश हो जाएंगे। आज तो सच में मजा आ गया। वे पोटली उठाकर अपने सरदार के पास चले जाते हैं। अगली सुबह
अर्जुन जंगल की ओर लकड़ियां तोड़ने के लिए गया। रास्ते में उसकी नजर पड़ी हरिराम सेठ पर। वह रास्ते में गिरे पड़े थे। सेठ जी होश में आइए, सेठ जी होश में आइए। सेठ जी धीरे धीरे होश में आते हैं, आंखें खुलती हैं, धीरे धीरे उठते हैं, हैरानी और डर के साथ चारों ओर देखते हैं। कहाँ हूँ मैं? मुझे क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया? सेठ जी, आप यहाँ बेहोश पड़े थे। कल रात मैं इसी जंगल से गुजर रहा था और अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। अर्जुन तुरंत समझ गया कि मामला केवल चोरी का नहीं है, बल्कि जंगल में चल रहा है एक बड़ा खेल। चलिए सेठ जी, हम घर चलते हैं। गांव में बैठक बुलाई गई। लोग एक एक करके इकट्ठा होने लगे। हर चेहरे पर चिंता और उत्सुकता साफ दिख रही थी। सरपंच जी, मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि जंगल में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। रात में किसी ने सेठ जी को लूट लिया है। सेठ जी, अर्जुन सच बोल रहा है क्या? हाँ सरपंच जी, अर्जुन सच कह रहा है। यह सच में चिंता की बात है। पहले भी जंगल में लोगों को लूटा गया है। हाँ मुखिया जी, आप कुछ कीजिए। अर्जुन, हम लोग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। सरपंच जी और अर्जुन पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने जाने लगे। बोलिए सरपंच जी, कैसे आपका आना हुआ? साहेब, गांव के पास वाले जंगल में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस मामले की ठीक से जांच करें। जी सरपंच जी, हम पूरी तरह से इस मामले की जांच करेंगे, आप निश्चिंत रहें। अर्जुन के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। वह इस जंगल के चोरों को आखिर कैसे सबक सिखाए। पता नहीं पुलिस वालों को जांच करने में कितना समय लगेगा, उससे अच्छा मैं ही कुछ करता हूँ। अर्जुन अकेला ही रात के अंधेरे में जंगल की तरफ निकल पड़ा। अर्जुन वहीं पर झाड़ियों में बैठ जाता है। तभी उसे वही आवाजें आने लगती हैं। अर्जुन ध्यान से आवाज की दिशा में देखता है और उसे वह स्पीकर दिखाई देता है। यानी जंगल में कोई बड़ा गैंग काम कर रहा है और यह सिर्फ शुरुआत थी। अर्जुन चुपचाप गांव की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन उसके मन ही मन चोरों को पकड़ने की भावना जल रही थी। अगले दिन वहीं गांव वालों को बुलाकर सब कुछ बता देता है। कल रात में जंगल में गया था और मैंने वहां एक स्पीकर देखा जो डरावनी आवाज निकाल रहा था। इसका मतलब वहां पर कोई है जो लोगों को लूट रहा है और यही सब वही कर रहा है। मेरे पास एक तरकीब है उनको पकड़ने की। तो बताओ, क्या है वह तरकीब? सेठ जी नकली पोटली लेकर उसी रास्ते से जाएंगे और जैसे ही डकैत आएंगे हम उनका पीछे से पीछा करेंगे। ठीक है, यह योजना काम कर सकती है। ध्यान रखना कोई खतरा ना हो। रात का घना अंधेरा है, सभी झाड़ियों में छुपे हुए हैं। सेठ जी नकली पोटली लेकर जंगल से गुजरते हैं। वहीं डरावनी आवाजें शुरू होती हैं। सेठ बेहोशी का नाटक करते हैं। गज्जू और टीपू पोटली उठाते ही बिजली की तरह दौड़ पड़े। पीछे से अर्जुन और पुलिस उनके कदमों की गूंज को चीरते हुए पीछा करने लगे।
सारे जंगल में बस एक ही आवाज थी, दौड़ते पैरों की और भागती सांसों की। डकैत अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। अरे वाह गज्जू और टीपू, आज तो लग रहा है हम जमकर जश्न मनाएंगे। भैरवनाथ, अब तुम्हारी भागने की राह बंद हो चुकी है। मैं सरेंडर करता हूं, बस अब मत मारो। मैं तुम्हारे सामने हूं, लेकिन याद रखना ये सिर्फ आज के लिए है। कल मैं लौटूंगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। बहुत बोल लिया तू। आज तेरी दहाड़ नहीं, कानून की आवाज चलेगी। कल वल का सपना छोड़ दे। तेरी अगली सुबह जेल की सलाखों के पीछे ही होगी। अर्जुन, तूने मेरी जान भी बचा ली और मेरा सारा सोना भी। अब शून्य वन में कोई डर नहीं रहेगा।